मूवी की शुरुआत होती है एक डाइनर से, जहां पर जोसेफ नाम का एक आदमी अपनी बहन सिडनी का इंतजार कर रहा था। इन दोनों बहन भाई ने मिलकर के एक बहुत बड़ी डकैती को अंजाम दिया था। इन्होंने $7 मिलियन लूटे थे। अब इन्होंने बैंक लूटा या फिर कुछ और, ये तो हमें नहीं बताया गया, पर अब इन्हें कुछ टाइम के लिए कहीं सेफ जगह पर जाकर के छुपना था। सिडनी ने इस डकैती को इसलिए अंजाम दिया था क्योंकि उस पर बहुत सारा कर्जा था और उसे अपनी बेटी स्टेफनी को एक अच्छी जिंदगी भी देनी थी। जोसेफ के पास एक प्लान था। उसकी मुलाकात हुई थी एक औरत से जिसका एक गांव में घर था जो काफी टाइम से खाली और वीरान पड़ा हुआ था। ये लोग वहां पर जाकर के छुप सकते हैं और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब ये वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आएंगे और लूटे हुए पैसों से एक अच्छी और लग्जरी लाइफ भी जी सकेंगे। बस कुछ ही दिनों की तो बात थी। अब ये दोनों इस बारे में बात कर ही रहे थे, तभी अचानक से इन्हें पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज सुनाई देती है। इसलिए ये दोनों फौरन उस डाइनर से निकल करके पास के एक जंगल में चले जाते हैं, जहां ये अपने कपड़ों को बदलते हैं, तालाब में अपने सामान को भी फेंक देते हैं। इन दोनों के पास गन भी थी। फिर ये चल देते हैं उसी खाली और वीरान घर की तरफ। सिडनी को अपने भाई पर पूरा भरोसा था। चलते चलते ये कॉर्नफील्ड तक पहुंच जाते हैं। फील्ड से गुजरते वक्त इन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। जब ये उस घर के करीब पहुंचे तो इन्होंने वहां पर 3 लड़कों को देखा जो मस्ती और मजाक कर रहे थे। वो लड़के वहां पर निशाना लगा रहे थे। सिडनी गन लेकर के बाहर आती है और उन लड़कों से कहती है कि फौरन यहाँ से खिसक लो, लेकिन वो लड़के सिडनी से बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे। पर जब जोसेफ दूसरी तरफ से आकर के गोली चलाता है तो उन लड़कों की पैंटें गीली हो जाती है और वो भाग जाते हैं वहाँ से। इसके बाद ये दोनों घर के अंदर दाखिल होते हैं। घर बहुत ज्यादा पुराना था। देखने में ही लग रहा था कि काफी टाइम से यहाँ पर कोई नहीं रह रहा। सामान भी इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा था। एक बात बिल्कुल साफ थी कि जिस औरत ने जोसेफ को ये घर दिया था उसने इस घर के खुफिया राज के बारे में भी जोसेफ को बता दिया था। इस घर में कुछ खूबियां हैं, जैसे टाइम ट्रेवल और अल्टरनेट यूनिवर्स में टेलीफ करना। जोसेफ ने सोचा कि अगर वो यहाँ पर कुछ टाइम बिताएंगे तो हो सकता है कि चोरी का नामो निशान मिट जाए। जोसेफ को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। घर में 2 पुरानी घड़ियां थी जिसका टाइम इंस्ट्रक्शन में दिए गए हिसाब से सेट करना था। तभी पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देती है। सिडनी जोसेफ से कहती है कि हमें भागना चाहिए। जोसेफ कहता है कि हमें बेसमेंट में जाना होगा। दरवाजा दोनों घड़ियों के कॉम्बिनेशन से खुल जाएगा। फिर जल्दी से ये दोनों घड़ियों की कॉम्बिनेशन को सेट करते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है ये दोनों चले जाते हैं बेसमेंट के अंदर। अंदर जाने के बाद इन्हें महसूस हुआ कि पुलिस घर के अंदर आ चुकी है और तलाशी ले रही है। जोसेफ एक पुरानी डायरी खोलता है और सिडनी से कहता है कि टेलीफोन पर एक खास नंबर को डायल करे। सिडनी फोन उठाकर के नंबर डायल करती है और एक अजीब सा वर्ड बोल देती है। शायद ये कोई कोड वर्ड था। अचानक से चारों तरफ अंधेरा छा गया और सब कुछ शांत हो गया। जब ये दोनों बेसमेंट से बाहर आए तो इन्होंने देखा कि घर का नक्शा ही बदल चुका था। सारा सामान अपनी जगह पर था। घर भी एकदम नया लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो इसमें कोई रह रहा हो। जोसेफ डायरी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और लिविंग रूम की घड़ी को वापस घुमा करके चालू कर देता है। सिडनी बहुत ज्यादा हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ सच में हो रहा है, लेकिन असल बात ये थी कि ये दोनों बेवकूफ थे। जिसने भी इन्हें इस घर में भेजा था वो खुद यहाँ पर नहीं आया। जोसेफ सिडनी को समझाता है कि यह जगह उनके लिए बिल्कुल सेफ है, लेकिन एक शर्त है, उन्हें यहाँ पर 14 दिनों तक रहना होगा। फिर ये वापस अपनी टाइमलाइन में चले जाएंगे जहाँ पर वापस सब कुछ पहले जैसा हो चुका होगा। दोनों ये सोच कर के बहुत खुश थे कि चलो यहाँ पर इन्हें कोई ढूंढने के लिए तो नहीं आएगा। किचन भी खाने से भरा था। टेबल पर टाइम पास के लिए ओल्ड रिकॉर्ड मूवीज रखी हुई थी। पहले दिन तो ये दोनों आराम करते हैं। फिर अगले दिन जोसेफ आसपास की जगह पर घूमने के लिए जाता है, लेकिन घर से ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि इस घर का एक बॉर्डर था जिसे ये पार नहीं कर सकते थे। जोसेफ को यही बताया गया था। घर में सिडनी को कुछ कपड़े मिलते हैं। घर का सामान भी बहुत अजीब था। पुराने जमाने के सामान के साथ साथ मॉडर्न सामान भी मौजूद था, लेकिन अभी इन दोनों का ध्यान इस पर ज्यादा नहीं जाता, क्योंकि इन्हें तो बस कुछ दिनों के लिए यहाँ पर छुपना था। जब शाम होती है तो ये दोनों खाना बनाते हैं, फिर पैसों का हिसाब किताब करते हैं। इन्हें हर चीज एक डायरी में लिखनी थी। इसके बाद सिडनी फोटो देखती है अपनी बेटी की और खुद को तसल्ली देती है कि जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही वक्त गुजरता है और 13 दिन गुजर जाते हैं। फिर एक रात ये दोनों घर में मौजूद एक एंटिक चीज को लेकर के आपस में बात कर रहे थे। फिर अपनी बीती हुई जिंदगी को लेकर के बात करना शुरू कर देते हैं, जिससे हमें पता
पता चलता है कि इनका पास्ट अच्छा नहीं था। इनकी बातों से लग रहा था कि जोसेफ ने कभी भी अपनी बहन का साथ नहीं दिया और ना ही उसकी कभी मदद की, लेकिन अब ये दोनों साथ थे। यहाँ पर ये दोनों अपने पेरेंट्स को याद करने लगते हैं। तभी सिडनी को याद आती है गाने की धुन जो उसने बचपन में सुनी थी, जो उसकी माँ का पसंदीदा गाना था। ऐसे ही 2 हफ्ते का वक्त गुजर जाता है। ये बहुत खुश थे कि अब ये यहाँ से चले जाएंगे। सिडनी अपनी बेटी के पास जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। ये दोनों घर को साफ करते हैं और सारा कचरा जला देते हैं, जैसे इन लोगों ने बेसमेंट में जाकर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया था और ये एक अलग टाइमलाइन में आ गए थे। वैसे ही इन्हें अपनी टाइमलाइन में लौटने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने थे, लेकिन इन्हें तब एक जोरदार झटका लगता है जब इन्हें पता चलता है कि किसी ने बेसमेंट के दरवाजे को बंद कर दिया है। पास ही एक मिल और एक चर्च भी था। बेसमेंट के दरवाजे पर एक मैसेज भी लिखा हुआ था कि अगर तुम्हें वापस अपनी टाइमलाइन में जाना है तो पुरानी मिल में चले जाओ। ये देखकर के सिडनी बुरी तरह से घबरा गई। वो बगैर सोचे समझे भागती है मिल की तरफ। जोसेफ उसके पीछे भागता है और कोशिश करता है उसे शांत करने की। जब ये मिल के अंदर गए तो इन्हें बड़ी हैरानी हुई। वहाँ चर्च का कुछ सेटअप था, मानो किसी जमाने में ये धर्म के लिए इस्तेमाल हुए हो। वहाँ पर एक लाश भी पड़ी थी जो काफी पुरानी थी। वो एक वुडन स्टैंड के पास पड़ी थी। उस स्टैंड पर कुछ बातें भी लिखी हुई थी, जैसे कि तुम एक टाइम लूप में फंस चुके हो, अगर तुम यहाँ रहने के लिए तैयार हो तो नीचे साइन करो। सिडनी ये सब कुछ देखकर के बुरी तरह से घबरा गई। वो डॉक्यूमेंट पर साइन करने से इनकार कर देती है और मिल से बाहर भाग जाती है। जैसे कि हमें पता है कि इस घर का एक बॉर्डर है। सिडनी जैसे ही उसे पार करती है उसे खून की उल्टियां होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आया तब तक जोसेफ उसे अंदर ला चुका था। अब ये दोनों समझ चुके थे कि वो इस जगह को छोड़कर के कभी नहीं जा सकेंगे। होश में आने के बाद सिडनी बुरी तरह से चिल्लाती है कि वो एक मुसीबत से निकलने से पहले ही दूसरी में फंस गए। सच जानकर के उसे और भी ज्यादा गुस्सा आया जब जोसेफ ने उसे बताया कि वो लाश उसी औरत की थी जिसने उसे ये घर दिया था। दोनों समझ चुके थे कि अब कोई भी रास्ता नहीं है बचने का। जोसेफ डॉक्यूमेंट पर साइन कर देता है। जैसे ही वो अपना नाम लिखता है उसके सामने एक सेफ जाहिर हुआ। जोसेफ अपनी पुरानी डायरी का इस्तेमाल करके सेफ का एक कोड डालता है। सेफ के अंदर एक टेप रिकॉर्डर और एक छोटी सी नोट थी। नोट में लिखा हुआ था कि कुछ बोलो और सेफ को बंद कर दो, तुम्हारे वर्ड कुछ कनेक्शन बनाएंगे। जोसेफ हेलो बोलता है और सेफ को बंद कर देता है। 1 मिनट बाद जब वो उस टेप को चलाता है तो उसे एक अनजान आदमी की आवाज सुनाई देती है। वो जोसेफ से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। दरअसल वो जो कोई भी था इन दोनों के बारे में सब कुछ जानता था, पैसों के बारे में भी और यहाँ से भागने के बारे में भी। सिडनी कोशिश करती है उससे बात करने की। उसे लग रहा था कि वो पैसों में अपना हिस्सा चाहता है। वो इसके लिए भी तैयार थी, बस किसी तरह से वो यहाँ से निकलना चाहती थी। लेकिन दूसरी तरफ जो कोई भी था उसे पैसों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। जोसेफ को लग रहा था कि ये आवाज जिस इंसान की है वो फ्यूचर से है। सिडनी दोबारा से उस सेफ को खोलती है। इस बार जब ये बात करते हैं तो वो आवाज इन्हें कहती है कि अगर तुम यहाँ से जिंदा निकलना चाहते हो तो तुम्हें एक इंसान को मारना पड़ेगा। ये सुनकर के दोनों चौंक जाते हैं। जोसेफ उससे पूछता है कि किसे मारना होगा। तब वो आवाज कहती है कि एक अनजान इंसान को जो यहाँ पर आएगा। उसे मारने के बाद सारे सबूत मिटाने होंगे, इसके बाद ही तुम वापस अपनी दुनिया में जा सकोगे। लेकिन ये आदमी तुम पर हमला करने के लिए कब आएगा इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उसे मारने के बाद ही तुम अपनी दुनिया में जा सकोगे। ये सब सुनने के बाद ये दोनों वापस घर के अंदर आते हैं। फिर एक प्लान बनाते हैं और हालात से लड़ने के लिए कुछ हथियार भी अपने आसपास छुपा लेते हैं, क्योंकि पता नहीं वो अनजान आदमी कब और कहां से आकर के हमला कर दे। ये दोनों बारी बारी से पहरा देते हैं। ऐसे ही कई महीनों का वक्त गुजर जाता है लेकिन कोई भी नहीं आता। इनके लिए ये बात अच्छी थी कि हर बार खाना रिन्यू होता, क्योंकि ये एक लूप में फंस चुके थे। जैसे कि अगर फ्रिज खाली हो जाए तो उसे बंद कर दो, जब दोबारा खोलो तो वो भरा हुआ होता। अब जिससे इनकी बात हुई वो लोग इस जगह को कंट्रोल करते हैं और शायद यहाँ कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट चल रहा था। फिर सिडनी यहाँ का इतिहास जानने की कोशिश करती है। वो पुराने डॉक्यूमेंट्स और तस्वीरें देख कर के बताती है कि ये सारा सामान यहाँ के मालिक का नहीं है, बल्कि इन्हें इकट्ठा किया गया है। हर चीज अलग अलग टाइम की है। 1955 के बाद कोई भी मालिक नहीं है इस घर का। जोसेफ बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसे यही लग रहा था कि लैब रेट्स की तरह उन पर भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहा है। काफी टाइम से उसका किसी से भी कांटेक्ट नहीं हुआ। वो हर रोज मिल के अंदर जाता, टेप रिकॉर्डर से किसी की आवाज सुनने की कोशिश करता, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। फिर कुछ टाइम बाद जब सिडनी बाहर पहरा दे रही थी
थी तभी उसने उस अनजान आदमी को देखा जो दूर से दूरबीन से सिडनी को देख रहा था। अब इससे पहले कि वो सिडनी को गोली मारता, जोसेफ चिल्लाता है जिससे सिडनी अलर्ट हो गई। वो घर की तरफ भागी। उस अनजान आदमी का निशाना भी चूक गया। इनके बीच काफी देर तक घमासान गोलीबारी हुई। वो अनजान आदमी जोसेफ को घायल करके ले जाता है मिल के अंदर। यह आदमी किसी से बात नहीं करता। वो चाहता था कि जोसेफ उसके लिए बात करे और जो लोग इस जगह को कंट्रोल करते हैं उन्हें बता सके कि उसने उस अनजान आदमी को मार दिया। जब वो लोग कंफर्मेशन मांगते हैं तब जोसेफ झूठ बोल देता है कि कोहरा बहुत था इसलिए मैं उसकी लाश देख नहीं पाया। उधर सिडनी घर के अंदर थी तभी उसके सामने एक सेफ जाहिर हुआ। उन लोगों ने सिडनी से कांटेक्ट किया और उसे बता दिया कि हम नहीं जानते कि वो कौन है, मगर वो ना तुम हो ना जोसेफ, मतलब इनका कोई फ्यूचर वर्जन नहीं है, ना ही इनके पेरेंट्स में से कोई, मगर इन्हें उसे खत्म करना ही होगा। जब वो अनजान आदमी घर में घुसता है तो सिडनी उसे फाइट करती है। जब सिडनी ने उसका मास्क उतारा तो उसके होश उड़ गए। दरअसल वो अनजान आदमी कोई और नहीं बल्कि सिडनी की बेटी स्टेफनी थी। जोसेफ भी यहाँ पर आ गया था लेकिन तब तक स्टेफनी ने अपने चेहरे को छुपा लिया था। सिडनी जोसेफ को रोकने की कोशिश करती लेकिन इससे पहले ही उसने गोली चला दी। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए सिडनी सामने आ गई जिससे वो मरने लगी, मगर वो जोसेफ को नहीं बता पाई कि वो नकाबपोश कौन थी। मौका पाकर के स्टेफनी वहाँ से रफू चक्कर हो गई। अब अपनी बहन की मौत पर जोसेफ बहुत ज्यादा दुखी था। उसने अपनी बहन की लाश को दफनाया, फिर उन लोगों से कांटेक्ट किया। वो उनके सामने गिड़गिड़ाता है कि वो उन्हें उनके टाइमलाइन में वापस पहुंचा दे। वो लोग इसकी बात को मान लेते हैं और जोसेफ को उस दिन में भेज देते हैं जिस दिन चोरी के पैसे लेकर के ये यहाँ पर आने वाले थे। पास्ट में जाकर के जोसेफ अपने असली रूप को मार देता है और ऐसे वो अपनी बहन को यहाँ पर ले आया। इस बार भी वो गलती से अपनी बहन को मार देता है। मूवी के आखिरी सीन में हमें बूढ़ा जोसेफ दिखाया जाता है। जब सिडनी डाइनर में आती है तो अपने भाई को पहचान ही नहीं पाती। जोसेफ उसे कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें बचाने की, मगर हर बार गलती से तुम मेरे हाथों से मारी गई और अब बस एक ही हल बचा है कि तुम मुझे मार दो और पैसे छोड़ दो और अपनी बेटी के पास वापस चली जाओ और कभी भूलकर भी उस घर में मत जाना। वो सिडनी को मजबूर करता है तब वो शूट कर देती है बूढ़े जोसेफ को, मगर सायरन की आवाज को सुनते ही वो भाग जाती है यहाँ से। मतलब ये साइकिल फिर से रिपीट होगा, वो फिर से उस घर में जाएगी, मतलब कभी ना खत्म होने वाला लूप। अब ये तो नहीं बताया गया कि सिडनी की बेटी उस घर में कैसे आई। शायद अपनी माँ को ढूंढने के लिए आई होगी या किसी टाइमलाइन में जोसेफ और सिडनी उसे यहाँ पर लाए होंगे और ये चीजें इंसान ने ही बनाई थी। 1955 से यहाँ पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, इसीलिए तो अलग अलग सामान यहाँ पर पड़ा था। शायद जोसेफ और सिडनी से पहले भी यहाँ पर कई लोग रह चुके हों, शायद अलग अलग टाइमलाइन में अलग अलग लोग हों। इस पूरी मूवी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी थिंग्स विल बी डिफरेंट खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।